हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं जोरावर क्लासेस में। और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, जिसके उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको बेसिकली बता देना चाहता हूं कि जो हमारे हमसे पहले से जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता है कि हम किस तरह से इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो पहली बार जुड़े हैं वो समझ लें थोड़ा सा कि हम 30 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाते हैं हर वीक में। ठीक है ना? तो जो हर वीक की सीरीज होती है वो 30 क्वेश्चन होती है। बट अब ये जरूरी नहीं है कि वीक के अंदर 30 ही हो जाए, बट उससे कम नहीं होंगे, ये हमारा टारगेट है। ठीक है? चूंकि इंग्लिश आपकी 2 दिन चलती है और साइंस आपकी 3 दिन चलती है, दोनों क्लासेस को मुझे ही लेना होता है, तो इसलिए इंग्लिश की 30 और साइंस की भी 30 क्वेश्चन की ही सीरीज होती है। बट उसमें एक जो बट लग रहा है वो सबसे बड़ा उसका रीजन ये है कि हम लोग तैयारी कैसे करते हैं। पोस्टमार्टम, जो भी आपको टॉपिक मिलेगा उसका हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है? तो इसकी वजह से जैसे मान लो आपके क्वेश्चन में मिल गया एडजेक्टिव। ठीक है? तो अब एडजेक्टिव क्या होता है, पूरी डिटेलिंग जो है वो मैं वहां के उस क्वेश्चन के अंदर जरूर दे देता हूं। ठीक है? जिससे क्या होता है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी आपको चेक करने की मौके मिलते हैं, और आप उस चीज का फायदा उठाने के लिए पूरा पूरा आप तैयार भी होते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लिखा गया है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में किस तरह के या किस प्रकार का एडजेक्टिव यूज किया गया है। जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस प्रकार का एडजेक्टिव जो है वो नीचे दिए गए सेंटेंस के अंदर यूज किया गया। तो नंबर फर्स्ट लिखा गया है, क्या लिखा गया? दीज मैंगोज। सेंटेंस जो लिखा गया है वो लिखा गया दीज मैंगोज आर राइप। देखो, एडजेक्टिव का तो पहले आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है, या एडजेक्टिव यूज कैसे होता है, या कैसे सेंटेंस के अंदर आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर इट कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा। ठीक है? या एडजेक्टिव की क्या पहचान होती है सेंटेंस के अंदर, कि जो वर्ब होता है, ठीक है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव मिलेगा। मैं दो बातें बोला हूं कि एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले मिलेगा या वर्ब के बाद मिलेगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, एडजेक्टिव या तो नाउन के पहले मिलेगा या वर्ब के बाद मिलेगा। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है? तो आपको बताना है किस प्रकार का एडजेक्टिव जो है वो यूज किया गया। तो देखिए ध्यान से कि दो तरह का दो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं, एक है राइप, ठीक है, और एक है दीज। दो वर्ड हैं जो एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए। अब आप कहोगे सर दीज कैसे हो गया? तो भैया दीज के बाद तो हमें नाउन मिल गया ना, और यही पहचान है एडजेक्टिव की। अब सवाल आता है कि सर राइप तो समझ में आ रहा है कि क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइप जो हो गया ये किस तरह का एडजेक्टिव हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है ना? तो किसी भी चीज की विशेषता को प्रकट कर रहा है या उसकी विशेषता को बता रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो ये ऑप्शन में है ही नहीं। क्वांटिटेटिव दिया गया, पॉजेसिव दिया गया, डेमोन्स्ट्रेटिव दिया गया, इंटरोगेटिव दिया गया। तो अब सवाल आता है दीज किस तरह का है। तो दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। कैसा है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। और इसके ऊपर जो पोस्टमार्टम है वो मैंने लास्ट वीडियो में, जो आपकी कल की वीडियो थी, उसके अंदर मैंने कर दिया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम सेंटेंस के अंदर पहचान सकते हैं, कैसे हम एग्जाम के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कर दी है। तो याद रखिए आपका आंसर जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर 4 वर्ड आते हैं, हमेशा आपको याद होना चाहिए, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये चारों वर्ड जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखिए अगला हमसे दिया गया है टाइप जो है वो क्वांटिटेटिव, आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है इसके बारे में ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कि जब किसी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाए, किसी चीज की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाए। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे हम मात्रा बोलते हैं, मात्रा कहते हैं।
यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए या पानी चाहिए, तो सम वाटर अगर मैंने लिखा तो ये जो सम है, देखो वाटर तो हमारा नाउन हो गया और नाउन के पहले आ गया सम, तो सम जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। किस तरह का एडजेक्टिव है? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, सम वाटर। फिर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है, इनफ ऑयल। अगर मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया इनफ ऑयल, तो इस केस में इनफ जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे ये आपका सम हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हो गया? सफिशिएंट हो गया, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और उससे अच्छा सवाल क्या है कि अगर आप सेंटेंस के अंदर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ढूंढ रहे हो तो उस सेंटेंस के अंदर एक सवाल पूछ लेना, सेंटेंस के अंदर हाउ मच। ठीक है, इतना सवाल पूछना, अगर उसका आंसर निकल के आ रहा है सम यानी कुछ, इनफ यानी पर्याप्त, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, तो इस केस में अगर आपके हाउ मच का आंसर निकल के आ रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव उस सेंटेंस के अंदर है। जैसे अगर मैं ऊपर दिए हुए सेंटेंस में आपसे पूछूं कि आम कितना पका हुआ है, तो आप नहीं बता सकते हो कितना पका हुआ, क्योंकि उसका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया गया है सेंटेंस के अंदर, तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव नहीं है। अगला आते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन सा आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका होता है माई। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, एग्जाम्पल है आपका माई, बस मैं उसको सेंटेंस में दिखाऊं कैसे होगा, तो मैं अगर लिखता हूं दिस बुक इज, सॉरी, दिस इज माई बुक, मैंने एग्जाम्पल लिखना है, ये मैं लिखूंगा तो अलग हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, अगर आप एक भी बार नहीं पढ़े होगे इंग्लिश तब भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ये क्लास समझ में आएगा। दिस इज माई बुक, ठीक है ना, दिस इज माई बुक। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पे जो माई वर्ड यूज किया गया है, ये इसके बाद हमें नाउन मिल रहा है। और मैंने आपको बताया एडजेक्टिव की पहचान होती है कि एडजेक्टिव के बाद आपको क्या मिलना चाहिए? नाउन मिलना चाहिए। तो इसलिए माई जो है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब ये पॉजेसिव क्यों हुआ? पॉजेसिव को एक्चुअल में कहते क्या है? तो इसे हम हिंदी में अधिकारवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक, मतलब जिस पे किसी चीज का अधिकार रिप्रेजेंट होता हो उसे हम पॉजेसिव कहते हैं। ठीक है, तो बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, मेरी जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किताब के ऊपर अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए माई जो हो गया वो आपका क्या हो गया? पॉजेसिव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं, दिस इज योर बुक, मैंने क्या लिखा? दिस इज योर बुक। ठीक है, तो इस सेंटेंस में योर जो हो गया वो भी क्या हो गया? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, यह तुम्हारी किताब है। तो इस तरह से माई, योर, हिज, हर, ठीक है, जब जो भी चीजें हम लोग यूज करेंगे, माई, योर, हिज, हर, ये सब क्या हो जाएंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। प्रोनाउन के अंदर बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आपको याद करना होता है, जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, हिज का हिज ही होता है, लेकिन हर का हर्स हो जाता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर मैंने आपको बता दिया, वो तो मैंने यहीं से बता दिया, ये दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो आपका एक और बचता है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हम क्या बोलते हैं? इसमें आपका शब्द आ जाएंगे जैसे व्हाट हो गया। ठीक है, व्हाट जो हो गया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके इंट्रोगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वर्ड्स क्या करते हैं? इंट्रोगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट हो गया, ठीक है, हाउ मेनी हो गया, हाउ मेनी एक्चुअल में क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट वो क्वांटिटी जो होती है वो कई तरह से आती है आपकी, जैसे एग्जेक्टिव ऑफ नंबर में हाउ मेनी का यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए व्हाट, हाउ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरोगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था और अच्छी चीजें मैंने आपको कुछ निकाल के बता दी हैं जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, तो उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो हम यूज करेंगे नीचे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो लिखा गया ही इंसिस्टेड सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स, तो बताइए इंसिस्टेड के साथ कौन सा वर्ड यूज होगा? तो बहुत सिंपल है, अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलते हो या अच्छे से देखते हो, सुनते हो, तो भी आप आंसर कर पाओगे, या आप बुक्स ही केवल पढ़ते हो तब भी आप इसका आंसर दे दोगे कि इंसिस्टेड के साथ ऑन का यूज होता है। इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट।
क्लियर हो गया। इंसिस्टेड ऑन जो प्रीपोजिशन है वो हम यूज करेंगे किसके साथ, इंसिस्टेड के साथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर जो होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए ये जो लूज लॉन्ग लिखा गया है, ठीक है, ये एक 12th की बुक में शॉर्ट स्टोरी का एक नॉवेल है। शॉर्ट स्टोरी के अंदर इसको लिखा गया है, नॉवेल नहीं कह सकते, नॉवेल तो शॉर्ट स्टोरी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हालांकि ये लिटरेचर पार्ट है, मैं इसको आपको समझाना नहीं है, ज्यादा पढ़ाना भी नहीं है लिटरेचर पार्ट, क्योंकि आप लोग कंपटीशन अगर देते हो तो लिटरेचर काफी कम पूछा जाता है। रीट के एग्जाम में पूछा जाता है लिटरेचर। आपके रीट के एग्जाम के अंदर सेकंड लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश अडॉप्ट करोगे या सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो चूज करोगे आप, तो आपको ये जो है जो लिटरेचर है वो आपको मिलेगा। खैर फिर भी आप लोग इंग्लिश अगर पढ़े होंगे 12th के अंदर तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे आप। ठीक है, चूंकि ये मिक्स क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको डाला है। हाउ डिड लूज लॉन्ग हेल्प जोस ओवेज ओन्स, ठीक है, तो कैसे उसने हेल्प की थी। देखो लूज लॉन्ग जो है ये एक स्टोरी बेस्ड है हाई जंप के ऊपर, हाई जंप लॉन्ग जंप, इस पूरी स्टोरी में जंप के ऊपर बताया गया है। ठीक है, जंप के ऊपर बताया गया, हाई जंप लॉन्ग जंप। तो जो हेल्प किया, हेल्प हुआ, किस तरह से हेल्प हुई उसकी, तो उसको क्या किया गया, लूज लॉन्ग एडवाइज्ड, लूज लॉन्ग को क्या दिया गया, एडवाइस दिया गया। ठीक है, एडवाइज्ड जोसेस टू ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींचो, कहां से, फ्यू इंच बिहाइंड द बोर्ड, मतलब जहां से उसको कूदना रहता है ना, जैसे मान लो इस जगह से कूदना है, ठीक है, और यहां तक जाना है, तो उसने क्या कहा कि आप जहां से कूदना है उसके पीछे से लाइन खींचो, तो जो पैर है ना ये आगे नहीं जाएगा, जैसे गलतियां हो जाती है ना इस लाइन से कूदने पे, पैर आगे चला जाता है। तो इस केस के लिए उसने कहा था कि एक लाइन जो है वो जहां से आपको कूदना है बोर्ड से, उसके जस्ट पीछे से खींच लो, एंड एम एट मेकिंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और आप उद्देश्य बनाओ कि हम जो कूदना स्टार्ट करेंगे वो इसी पीछे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे कूदना, तो आपसे ये वाली जो मिस्टेक है ना वो नहीं होगी, यानी आगे पैर जाने की मिस्टेक नहीं होगी। यही स्टोरी का वहां पे मतलब दिया गया था, हाई जंप लॉन्ग जंप के बेस पे स्टोरी थी। सो आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला सही होगा, सिंपल सा आंसर है। ग्रामेटिकली कोई भी पोर्शन था नहीं कि इसमें ज्यादा डिटेल में। अब एक क्वेश्चन और भी आपको मिलेगा जो एच.डब्ल्यू लॉन्ग फेलो की स्टोरी है उसके अंदर से। अब ये जो एच.डब्ल्यू लॉन्ग फेलो की स्टोरी है इसमें लिखा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है, कि मैन इज बॉर्न, तो मैन जो है ये पैदा हुआ था, एक पोयम के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया है। एच.डब्ल्यू लॉन्ग फेलो की एक पोयम है जिसका नाम है अ स्लैम ऑफ, अ स्लैम ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके अंदर इन्होंने एक स्टैंजा दिया हुआ है, वहां पे मैन इज बॉर्न का पूरा डिफाइन किया है लास्ट स्टैंजा के अंदर कि आदमी के जो जन्म है वो क्यों पैदा हुआ आदमी। तो इसमें सिंपल सा है, बड़ा होने के लिए और कुछ करने के लिए, बड़ा होने के लिए और बड़ा करने के लिए ये आदमी जो है वो पैदा हुआ है, तो सिंपल सा इसका बताया गया है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस स्टैंजा के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा। ठीक है ना। खैर इतनी चीजें आपके रीट के एग्जाम के अंदर आती हैं। अगर आप रीट के एग्जाम में जो सेकंड लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करोगे तो आपको लिटरेचर का बिल्कुल ओवर व्यू पढ़ना होता है, ध्यान से समझिएगा। रीट के एग्जाम में अगर सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश लेते हो, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो, तो लिटरेचर का ओवरव्यू पढ़ना होता है। जैसे लिटरेचर के अंदर मैं आपको बताऊं, लिटरेचर के अंदर आपका सेक्शन आ जाता है, रीट के अंदर जो लिटरेचर होता है उसके अंदर आपका सेक्शन आ जाता है आप कह सकते हो पोयम। ठीक है, तो जो स्टैंजा होते हैं, स्टैंजा का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप ऑफ स्टैंजा होते हैं, तो आपका ये अलग अलग तरह के स्टैंजा पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका राइमिंग स्कीम कैसी होती है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी स्टोरी से क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी की क्या प्रॉपर्टी होती है उससे क्वेश्चन आते हैं। स्टोरी में फिर कॉमेडी की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कह सकते हो ड्रामा, ड्रामा के अंदर ये कॉमेडी आ जाएगा, कॉमेडी ट्रेजेडी सब ड्रामा के अंदर आ जाएंगे। तो किस किस तरह की कॉमेडी होती है या कॉमेडी के ड्रामा किस किस तरह से होते हैं, ट्रेजेडी वाले ड्रामा किस किस तरह से होते हैं, ये रीट के सेकंड लैंग्वेज के अंदर आएंगे। रीट का जब रीट में अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश अडॉप्ट करते हो, ध्यान से समझिएगा, रीट में अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश अडॉप्ट करते हो देन आपको इस लेवल तक के भी क्वेश्चन आते हैं कि एच.डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, चूंकि रीट आपको ऐसा टेट है, रीट एक ऐसा टेट है जिससे ही, इसी से ही डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाती है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे सीटेट निकाल के केवीएस का फॉर्म भरोगे, सीटेट निकाल के DSSS भी भरोगे, उससे नहीं मतलब होता है। रीट का सीधा सीधा टेट ऐसा होता है जो डायरेक्ट जॉब आपको प्रोवाइड करा देता है, ठीक है ना। तो HW लॉन्ग फेलो आपको तब पढ़ना पड़ेगा जब आप रीट में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश अडॉप्ट करोगे, तब आपको पोएट्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हाँ, याद रखिए पोयम, स्टोरी, ड्रामा एंड प्रोज ये सेक्शन है जो कि लिटरेचर के हैं। तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर ही आपको पढ़ना होता है कि प्रोज किस तरह का होता है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, ड्रामा क्या होता है, ड्रामा में कितने टाइप ऑफ ड्रामा होते हैं, स्टोरी जो होती है वो किस तरह की होती है, कैसे लिखी जाती है, कितना वर्ड्स होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, नॉवेल कैसे लिखा जाता है, उसके अंदर कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। आपको बता दूं कि नॉवेल के अंदर 10,000 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए, और स्टोरी के अंदर जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें 1000 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये लिखा जाता है, ठीक है। तो हालांकि स्टोरी का ज्यादा दिया नहीं रहता है कहीं पे कि कितने होने चाहिए, बट होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको भरना है कि एक जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। एक चीज याद रखिए, जहां भी नो सूनर दिख जाए और अगर ऑप्शन में देन दिख जाए तो तुरंत आंख बंद करके लगा के चले ना, वो आपका सही हो जाएगा। नो सूनर के साथ हमेशा ऑलवेज देन का यूज होता है। याद रखिए, देन देन नहीं बोल रहा हूं, देन, ठीक है ना। नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम इज। तो जो करेक्ट फेमिनिन है रैम का, उसको आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। रैम का जो करेक्ट फेमिनाइन है, यानी स्त्रीलिंग आप कह सकते हो कि ये जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है कि रैम का जो करेक्ट फेमिनाइन होगा वो क्या होगा। अगर देखिए, अगर आपको याद होगा ना तो आप लोग लगा पाओगे, नहीं तो आप सीता लगा के चले जाओगे। देखो, रैम को हम हिंदी में, या आप अगर कहो रैम का मतलब क्या होता है, तो भेड़ होता है, और इसका जो फेमिनिन होता है वो इव होता है, ठीक है। कुछ जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उनको मैं अभी करा देता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं, और कुछ हैं बाकी जो कभी स्पेशल पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इंग्लिश का, जो हमारा एक ऐप के ऊपर मैं पूरा एक कोर्स डिजाइन करने वाला हूं इंग्लिश का स्पेशली, उसके अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच, जेंडर एंड मैक्सिमम जो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, कंप्लीट ग्रामर, सम लिटरेचर्स एंड कुछ जेंडर हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, लिटरेचर के पार्ट्स को भी उठा के मैं उसमें कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो जो भी चीजें हैं उसके अंदर मैं कराऊंगा, यानी कि जो उसमें एक ऐसा कोर्स होगा इंग्लिश का जो आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे रीट का हो, चाहे DSSB का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे यूपीटेट का हो, चाहे जिसका होगा, सब उसमें कवर अप होगा। वो ऐसा कोर्स होगा जो हम डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो रैम का इव हो जाएगा, इव को हम भेड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो सही आंसर है। क्लियर हो गया। याद रखिए, ये जो फिली लिखा है इसका मतलब होता है बछड़ी। आप गांव में देखे होंगे जो गाय के बच्चे होते हैं ना, उसमें से बछड़ा बोलते हैं, सॉरी, हाँ, गाय के जो बच्चे होते हैं उनको बछड़ा बोलते हैं। लेकिन ये जो फिली होता है ये घोड़ों में, देखो घोड़ों की प्रजाति में, घोड़े की प्रजाति में जो घोड़ी होती है, आप सुने होंगे घोड़ी, तो घोड़ी का जो बच्चा होता है ना उसे फिली बोलते हैं। या घोड़े के अंदर जो फेमिनाइन जेंडर होता है उसे फिली बोलते हैं। अब सवाल आता है सर इसका मस्कुलिन क्या होगा। तो फिली का जो मस्कुलिन होता है वो होता है कॉल्ट। क्या होता है? कॉल्ट। कॉल्ट का मतलब होता है बछड़ा। याद रखिए किस जेंडर के अंदर, तो ये घोड़े के अंदर होता है बछड़ा। क्लियर हो गया। देखिए टो का मतलब नहीं पता है, बट डो का एक मतलब होता है, डो का एक मतलब होता है, वो होता है आपका खरगोश का जो फेमिनाइन जेंडर होता है। याद रखिए, खरगोश का जो फेमिनाइन जेंडर होता है, खरगोश का फेमिनिन जेंडर जो होता है, ठीक है ना, उसे हम डो बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर। क्लियर हो गया। अब खरगोश का फेमिनिन जेंडर अगर डो है तो इसका मस्कुलिन जेंडर क्या होगा, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, इसको हम बक बोलते हैं। आपको याद भी होगा, बक मतलब खरगोश होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ जो आपके ऑप्शन में दिए थे, उसका मैंने बता दिया। बाकी कभी स्पेशल सेक्शन के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में डिफाइन कर दूंगा, और सीता का कुछ नहीं होता है,
ये तो सीधा दिया गया है आपको सिर्फ और सिर्फ गलत करवाने के लिए कि आपका क्वेश्चन जो हो जाए वो गलत हो जाए। तो रैम का क्या हो जाएगा, इव हो जाएगा। कॉल्ट का क्या हो जाएगा, फिली हो जाएगा। आप नोट कर सकते हैं एक बहुत सीधी सीधी जगह में, रैम का इव हो जाएगा, ठीक है। कॉल्ट का क्या हो जाएगा, फिली हो जाएगा। कॉल्ट का फिली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बक का क्या हो जाएगा, बक का डो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको मीनिंग लिखनी है तो आप सिंपल से इसके बगल में लिख सकते हैं भेड़। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका फेमिनिन फेमिनिन जेंडर क्या होगा। कॉल्ट को आप लिख सकते हैं बछड़ा, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ना आप लोग घोड़े का, ठीक है। घोड़ा अगर आप लिख के और फिर बछड़ा लिखते हो तो बहुत ईजी है। बक का मतलब क्या हो जाता है, खरगोश हो जाता है, खरगोश, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, डो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बताना है कि एक करेक्ट ऑप्शन के थ्रू ये जो दिया गया है उसमें से कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है और जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका दो बार टाइप हो गया है एंड दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको जो है वो आप काट, सी वाले ऑप्शन को कट कर लीजिएगा और इसमें सिर्फ यू लिखिएगा, ठीक है। ये दो बार एक ही चीज टाइप हो गई है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका आपको बताना है, बट यहाँ पे केवल आर और यस काट देना है, ठीक है। चलिए बताइए, तो सिंपल है, यहाँ पे लिखा गया है इज द बेस्ट स्टोरी। तो आप क्या भरोगे, यू इज द बेस्ट स्टोरी, इट इज द राइट आंसर, नॉट इट इज द नॉट राइट आंसर। योर्स, योर्स नहीं लगा सकते बिकॉज इज पहले ही लगा है, तो ये भी गलत। योर स्टोरी होना चाहिए। योर जो है वो एडजेक्टिव है, योर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए। एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए। याद रखिए योर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के बाद हमें क्या चाहिए होता है, वर्ब चाहिए होता है। सो वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि यू क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यू क्यों क्वालिफाई नहीं करता है ना बेस्ट स्टोरी। बेस्ट स्टोरी जो है वो यहाँ पे ये करता है। और बेस्ट स्टोरी किसके बारे में बताई जा रही है, किसी इंसान के द्वारा जो लिखा गया होगा उसके बारे में बेस्ट स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है ना। तो योर जो है वो नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें तुरंत नाउन मिलना चाहिए और यहाँ पे वर्ब मिल रही है, इज जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। योर्स होगा क्योंकि प्रोनाउन है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा योर्स। योर्स इज द बेस्ट स्टोरी। क्लियर हो गया। जब आप कभी भी प्रोनाउन का सेक्शन पढ़ोगे उसके अंदर जब आप पहला प्रोनाउन पढ़ने जाओगे ना, उसी में आपको ये प्रॉपर प्रोनाउन के अंदर सारी चीजें डिफाइन कर दी जाएंगी कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए जो ब्रैकेट में होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और जो यहां होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच को ही हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, लिखा गया है रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। क्लियर हो गया। तो हम क्या लगाएंगे, अब जो को वर्क हार्ड अपने दोस्तों को रवि कह रहा है, इसका मतलब वो एडवाइज्ड करेगा या ऑर्डर देगा, तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि रवि क्या करेगा। तो आप एक नॉर्मल अगर एक जेंटलमैन की तरह सोचोगे तो सिंपल है, रवि एडवाइज करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। याद रखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसे हम बोलते हैं, इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि ये स्टार्टिंग ही वर्ब से होता है। स्टार्टिंग किससे होगा, वर्ब से होगा या लेट से होगा, ऐसे कुछ से स्टार्टिंग होता है। जैसे क्लोज द डोर, आपसे कहा गया क्लोज द डोर, ठीक है, क्लोज द डोर। तो यहां पे देखो वर्ब से स्टार्टिंग है। इसी तरह से वर्क हार्ड इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट कर रहे होते हैं या रिपोर्टेड स्पीच को बदल रहे होते हैं, उस कंडीशन में बहुत सिंपल सा काम करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब चेंज कर रहे होते हैं तो
टू हम ऐड करते हैं, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम टू को ऐड करते हैं, सो दैट हमारा इज द रॉन्ग आंसर। एंड सेड हो ही नहीं सकता, सेड तब होगा, याद रखिए सेड तब होगा जब अंदर क्या हो, कि यहाँ पे सेड है ना, तो ये हो सेड हो ही नहीं सकता, बस इतना सा समझ लो। सेज होता है ना, तो वो से हो जाता है, बिल्कुल एज इट इज हो जाता है। से और सेज की कंडीशन में वो एज इट इज नोट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जब अगर अंदर का जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, वो पास्ट में नहीं होना चाहिए, तब ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। क्लियर हो गया। ऑर्डर नहीं लेंगे, एक प्रॉपर तरीके से अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट द प्लीजिंग डिस्ट्रेस। वाह भैया, बड़ा अच्छा है। फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार जिसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। देखो मैं आपको इतना इंडिकेट कर रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको डिफाइन करूंगा अच्छे से। हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस, इसी के अंदर अलंकार है, ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, इसको अगर पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखो हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं बता, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं, ठीक है, मानवीकरण कहते हैं। ऑक्सीमोरन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन को हम कहते हैं एक तरह से, देखो ऑक्सीमोरन को हम लोग कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज कर सकते हैं, इसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। हाँ, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं विरोधाभास, हिंदी वाले वर्ड आते ही नहीं है, विरोधाभास, ठीक है, ठीक है। हाइपरबोला का मतलब होता है हिंदी में अतिशयोक्ति बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं, मतलब काफी बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहना। सिमली का मतलब होता है रूपक, ठीक है। तो अब आपको बताना है प्लीजिंग डिस्ट्रेस, इसके अंदर कौन सा अलंकार है। दो वर्ड्स हैं, अब मैं बता ही दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। नेक्स्ट, ओह क्या बात है, चलो अब बता ही दिया तो मैं बता देता हूं। देखो प्लीजिंग और डिस्ट्रेस दो अपोजिट वर्ड हैं, इसलिए इसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी अलंकार के बारे में डिटेल में नेक्स्ट टाइम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए होमवर्क है, मैं नेक्स्ट स्लाइड दबाऊंगा नहीं तो ये आपको आंसर दिख जाएगा। होमवर्क है, फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है, आपको उसका अपोजिट वर्ड बताना है। फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है, इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। फटाफट से हमें होम कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बताएंगे कि फ्रैलिटी का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीक में साइंस के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग इंग्लिश के सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।